हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा क्लास है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 है। जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, लेकिन फिर भी बहुत लंबा क्लास हो गया था, लगभग 1 घंटा 17 मिनट का क्लास हो गया था। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या देखेंगे? अक्रेंस ऑफ कार्बन देखेंगे, मतलब कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा लेक्चर नंबर 1 का क्या करना चाहेंगे? रिवीजन करना चाहेंगे। जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा कार्बन होता है वो कभी भी C+4 का फॉर्मेशन नहीं करता, मतलब वो कभी ना ही तो कैटायन का फॉर्मेशन करता है ना ही तो एनायन का फॉर्मेशन करता है। लिखते चलते हैं, कार्बन विल नेवर forms the C+4 ions as well as C-4 ions। That means इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कार्बन है, आवर कार्बन नाइदर फॉर्म, ये नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता है? नाइदर फॉर्म होगा, नाइदर फॉर्म केटायन एज वेल एज एनायन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कार्बन है ये ना ही तो कैटायन का फॉर्मेशन करता है ना ही तो एनायन का फॉर्मेशन करता है। इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का सिंपल रीजन था कि कार्बन का साइज क्या था? बहुत ही छोटा था। इसका मेन रीजन क्या था? इट्स मेन रीजन is the small size of कार्बन। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जो आपका कार्बन का साइज था वो कैसा था? स्मॉल था। अब अगर तुम्हारा कार्बन केटायन या फिर एनायन का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो क्या दूसरा कोई एटम जो केटायन और एनायन का फॉर्मेशन कर रहा होगा उसके और इसके बीच में किसी तरह कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है? कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। मतलब जब तक कार्बन आयंस का फॉर्मेशन नहीं करेगा, चाहे तो वो केटायन हो या तो फिर एनायन हो, तब तक किसी दूसरे एटम का जो केटायन या एनायन बना हुआ है उसके और इसके बीच में किसी तरह कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला नहीं है। until carbon will not form the ions till that ions of other atom will never attract them by the electrostatic force of attraction। जब तक आपका कार्बन कैटायन या फिर एनायन का फॉर्मेशन नहीं करेगा तब तक कोई दूसरा एटम जो कि आयंस के फॉर्म में होगा वो उसे कभी अट्रैक्ट करने वाला नहीं है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। और जब तक ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा नहीं तब तक वहां पे किसी तरह कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है। मतलब जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा तब तक आपका आयनिक बॉन्ड या फिर वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है। एंड and 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 in absence of electrostatic force of attraction no any ionic or electrovalent bond is formed and when formation of ionic bond is not occur then formation
formation of ionic compound or electrovalent compound is also not occur जब तक तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा तब तक वहां पे किसी तरह कोई आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है। और जब तक आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक वहां पे किसी तरह का कोई भी आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो आपका कार्बन होता है ये आमतौर पे कभी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। and hence generally carbon never forms the ionic compound, और इसलिए कार्बन आमतौर पे कभी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करने वाला नहीं है। ये सब डाटा हम लोग पिछले क्लास में भी क्या किए थे, पढ़े थे। सबसे पहला चीज ध्यान रखना, जो तुम्हारा कार्बन होता है वो कभी भी ना ही तो कैटायन का फॉर्मेशन करता है ना ही तो एनायन का फॉर्मेशन करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो तुम्हारा कार्बन का साइज होता है बहुत ही छोटा होता है। साइज के छोटे होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम लोग पिछले क्लास में पूरी तरह से देख चुके थे। और जब तक, अंटिल का मतलब क्या होता है, जब तक तुम्हारा कार्बन आयंस का फॉर्मेशन करेगा नहीं तब तक आयंस ऑफ अदर एटम, दूसरा कोई भी एटम जो आयंस का फॉर्मेशन कर लिया होगा वो इसे कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अट्रैक्ट करने वाला नहीं है। हमेशा याद रखना, जब तक तुम्हारा कार्बन आयंस का फॉर्मेशन नहीं करेगा तब तक कोई दूसरा एटम का आयंस इसे अट्रैक्ट नहीं करेगा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। और इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगर कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। आयनिक बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो वहां पे आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है। और यही तुम्हारा मेन रीजन होता है जिसके कारण तुम्हारा जो कार्बन है ये आमतौर पे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करने वाला नहीं है। इतना डाटा हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे। इसके बाद बात आता है कि जो आपका कार्बन होता है फॉर्मेशन किसका करता है। तो कार्बन जो है फॉर्मेशन करता है कोवैलेंट बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन करता है? कोवैलेंट बॉन्ड का। कैसे करता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन को शेयर करके करता है। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ नहीं, अब कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? कोवैलेंट बॉन्ड का। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ एंड हेंस कार्बन forms the bond by sharing of इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का शेयर करके कार्बन क्या करता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इलेक्ट्रॉन का शेयर क्यों करता है? क्योंकि कार्बन का जो वैलेंस शेल होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दिक्कत ये होता है कि ना ही तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरा तरह से लूज कर पाता है, ना ही तो पूरा तरह से गेन कर पाता है। इसीलिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमेशा क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? जो आपका कार्बन है ये हमेशा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, यहाँ पर जो तुम्हारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन करेगा? या तो कोई दूसरा कार्बन एटम ही रह सकता है या तो फिर किसी दूसरे एलिमेंट का एटम भी रह सकता है। here sharing of electron occurs
by other carbon atom or 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 by any atom or by any atom of other element। ठीक है, जो तुम्हारा कार्बन कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। हमेशा ध्यान रखिएगा कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कैसे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। यहाँ पर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके साथ होगा, तो एक कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ भी इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है, या तो फिर किसी दूसरे एटम के साथ भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है। एक बार जब तुम्हारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो कहानी क्या आएगा, एक बार जब तुम्हारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो जो तुम्हारा कार्बन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब ये भी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना किसकी तरह कर लिया है, एक इनर्ट एलिमेंट की तरह कर लिया है। ठीक है, लिखते चलते हैं। when sharing of electron will occurs और completed, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या तो फिर पूरा हो जाता है completed, then both carbon atom complete its own octet। एक बार जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो दोनों के दोनों जो कार्बन एटम है वहां पे उन दोनों का ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। हमेशा ध्यान रखना अगर दो कार्बन एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो दोनों कार्बन का क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, एक कार्बन एटम हो सकता है और एक कोई दूसरा एटम हो सकता है। अगर एक कार्बन एटम और कोई दूसरा अनदर एटम के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो उस केस में क्या होगा, उन दोनों का क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और वन कार्बन एटम एंड अदर एटम completes its own octet and achieve the electronic configuration as similar to inert element। एक बार जब तुम्हारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दो अलग अलग कार्बन एटम के बीच में तो वहां पे दोनों कार्बन एटम का ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। या फिर अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा किसके बीच, एक कार्बन एटम हो और दूसरा कोई दूसरे एलिमेंट का एटम हो तो उस केस में कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा और जो दूसरा एटम होगा उसका भी ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। एक बार ऑक्टेट कंप्लीट हो गया मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया है। इसका मतलब कि अब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह कर लिया है, इनर्ट एलिमेंट की तरह कर लिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। और हमें पता है वैसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बनता है, क्या करके बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बनता है, वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और कोई वैसा कंपाउंड जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर नॉन आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं या फिर नॉन आयनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। and those chemical species or compound in which कोवेलेंट बॉन्ड को और क्या कहते हैं, नॉन आयनिक बॉन्ड। इन विच कोवेलेंट और नॉन आयनिक बॉन्ड is present then such compound are known as
कोवैलेंट कंपाउंड, उस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, या फिर नॉन आयनिक कंपाउंड कहते हैं, या फिर नॉन आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। बात आता है कि कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा कैसे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कैसे। पिछले क्लास में भी करके दिखाए थे, उसमें हमने मीथेन का फॉर्मेशन किया था। किसका फॉर्मेशन किया था, मीथेन का फॉर्मेशन किया था। आज जो एग्जाम्पल के रूप में लेंगे वो हम लेंगे CH2। क्या लेंगे बाबू, CH2। CH2 का नाम होता है कार्बन डाई सल्फाइड। इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से कार्बन और सल्फर के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और फाइनली कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा और सल्फर का भी ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। और फाइनली किसका फॉर्मेशन देखेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड का हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे। तो एक बार फिर से, जब तुम्हारा कार्बन आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाया, तब बेचारा करता है क्या, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कैसे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ठीक है, हियर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs by other carbon atom और by any atom of other element। यहाँ पर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके साथ होता है, या तो दो कार्बन एटम के बीच होगा, या फिर एक कार्बन एटम तो कोई दूसरा जो होगा वो दूसरे एलिमेंट का कोई एटम होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये तुम्हारा पहला कार्बन एटम है, ये किसके साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है, किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। या फिर ये तुम्हारा पहला कार्बन एटम है और ये तुम्हारा कोई दूसरे एलिमेंट का एटम है, उसके साथ भी इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है और फाइनली अपना ऑक्टेट क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर और कंप्लीटेड। एक बार जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या तो फिर पूरा तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, देन बोथ कार्बन एटम कंप्लीट इट्स ऑन ऑक्टेट। तब क्या होगा, दोनों के दोनों कार्बन एटम अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट होगा, कंप्लीट कर लेगा। या फिर एक कार्बन एटम और दूसरा जो अदर एटम हम ले रखे थे वो दोनों अपना अपना ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और एक बार ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह कर लेगा, इनर्ट एलिमेंट की तरह कर लेगा। और वैसा केमिकल स्पेसिस या फिर कंपाउंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, कोवैलेंट या फिर नॉन आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड या फिर नॉन आयनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। पिछले क्लास में हमने किसका फॉर्मेशन किया था, मीथेन का फॉर्मेशन किया था। इस बार हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड। किसका फॉर्मेशन करेंगे, कार्बन डाइसल्फाइड का। देखो कैसे करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 6 होगा। सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, के सेल, एल सेल, एम सेल। पिछले क्लास में पढ़ाया गया था कि जो आपका के सेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ठीक है, जब कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरी गया तो यहाँ पे कितना जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। कितना चला जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं सल्फर का। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। कितना होता है, 16। अगर सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है तो फाइनली इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कितना होगा, 16 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। मैक्सिमम एल में कितना रह सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन तो भर चुका है, बचा हुआ कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, एम सेल के अंदर चला गया। कोई दिक्कत है यहाँ तभी ना। अगर आप देखते हैं कार्बन को, तो कार्बन के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। अगर बात कर लेते हैं सल्फर का, तो सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कोई दिक्कत है यहाँ तभी ना। सबसे पहला अगर बात कर लेते हैं कार्बन, तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। अगर बात कर लेते हैं सल्फर, सल्फर का कितना है, 6। कितना है, 6। जो तुम्हारा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर जो तुम्हारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि वैलेंस सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कोई दूसरा पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का या तो कंप्लीट ट्रांसफर हो या तो फिर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, या फिर हमें कहना चाहिए वैलेंस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। बात आता है सर यहाँ पे शेयरिंग होगा तो होगा कैसे, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, ऊपर का इरेज करते हैं, फिर दिखाते हैं किस तरह से फॉर्मेशन होगा। चलो मिटाते हैं, यहाँ तक मिटा देते हैं, नीचे का रहने देते हैं।
चलिए, चलो देखना, यहाँ बनाते हैं कार्बन। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। हमने 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। उसके बाद देखो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सल्फर का संख्या कितना है, 2 है। कितना है बाबू, 2 है, ठीक है। यहाँ पर हमने लगा दिया सल्फर, ठीक है। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना, 6। लगा देते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो भी इलेक्ट्रॉन था उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे एक और सल्फर है, उसे इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। 2 हो गया, इधर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आया, ये जो तुम्हारा सल्फर था इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, इसे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। ये बेचारा देखा कार्बन को, कहा कार्बन तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर दो ताकि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। बेचारा कार्बन दयावान इंसान, कहा कर देते हैं, कर दिया। इस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। जैसे यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो जो तुम्हारा सल्फर था वो पूरा तरह से स्टेबल हो गया क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इधर वाले भी सल्फर के साथ सेमी कंडीशन डेवलप हो गया। इधर वाला भी सल्फर देखा कि मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। किसी तरह से जो हमारा बगल में कार्बन प्रेजेंट है इसके पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो मेरे साथ शेयर कर देगा तो हम क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ये भी जाके बोला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करोगे ताकि हम स्टेबल हो सके, बेचारा कर दिया। फाइनली यहाँ पर भी इस तरह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ऐसे करके, ठीक है। जब ये दोनों अपने अपने जगह पे स्टेबल हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके बाद जो तुम्हारा कार्बन, इसका भी तो इच्छा होगा कि हम भी खुद को क्या कर लें, स्टेबल कर लें। अब ये कार्बन दोनों को कहा कि तुम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दो और तुम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर दो ताकि हम भी स्टेबल हो जाए। बेचारा ये सोचा चलो मेरा मदद तो यही किया है ना, हम भी इसकी मदद क्या करते हैं, कर देते हैं। ये भी कर दिए मदद। फाइनली यहाँ पे इस तरह से बन गया, देखो घेरते हैं ऐसे करके हो गया। अब देखिए अगर आप सल्फर को देखते होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, 2 इसका मिल गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस सल्फर के देखो 6 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 2 इसका ले लिया, 8 हो गया। इस कार्बन के देखो 1 2 3 4, फिर इधर से 2 लिया, 6 हो गया, इधर से 2 लिया, 8 हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना शेयर हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। आप लोग को पिछले क्लास में ही पढ़ाया गया था, अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉन्ड बनेगा, ये तुम्हारा कार्बन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड इधर सल्फर हो गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड इधर सल्फर का लग गया करके। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। जब आप लोग को मेटल नॉन मेटल पढ़ाया जा रहा तो वहीं पे पढ़ाया गया था, अगर कहीं पर भी 2 नॉन मेटल के बीच, जो तुम्हारा कार्बन है वो भी नॉन मेटल है, सल्फर भी तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है। अगर कहीं पर 2 नॉन मेटल के बीच डबल बॉन्ड बन जाए, ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, लेकिन कैसा, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर किसी 2 नॉन मेटल के बीच डबल कोवेलेंट बॉन्ड बने या तो फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बने, इस केस में क्या होता है, जो पहला बॉन्ड बनता है वो तो सिग्मा बनता है। कौन सा बनता है, सिग्मा। लेकिन दूसरा तुम्हारा कौन बन जाता है, पाई बनता है, ठीक है। यहाँ पर पहला जो बना वो तो सिग्मा, दूसरा कौन बन गया, पाई बन गया। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिग्मा पढ़ते हैं। क्या कहते हैं वो, सिग्मा बॉन्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसे क्या पढ़ते हैं, पाई बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। यहाँ पे आपको गिनने के लिए भी कह सकता है कि सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना है, 1 1 2 है, ठीक है। उसी तरह से इसके अंदर पाई बॉन्ड का संख्या कितना है, वो भी कितना है, 2 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। तो इस तरह से हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आपसे पूछिए कार्बन डाइसल्फाइड एक कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं CH2, अंदर का बॉन्डिंग ऐसा रहता है, ठीक है। आपसे पूछिए कार्बन डाइसल्फाइड कैसा बॉन्ड है, हमेशा ध्यान रखना अगर 2 तुम्हारा नॉन मेटल है तो वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो तुम्हारा सिग्मा और पाई होता है ये कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। तो जो तुम्हारा कार्बन डाइसल्फाइड है वो कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट
कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इस तरह से तुम्हारा किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइसल्फाइड का। किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइसल्फाइड का। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इथेन। क्या देखेंगे? इथेन। जैसे हमने मीथेन का फॉर्मेशन किया तो उसी तरह से हम किसका फॉर्मेशन करेंगे? इथेन का फॉर्मेशन करेंगे। आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे किस तरह का कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है? यहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। आप ऐसे लिख सकते हैं, इन कार्बन डाइसल्फाइड डबल कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। कार्बन डाइसल्फाइड में कैसा कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। कोई दिक्कत है? हाँ, तभी ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे इथेन का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन देखेंगे? इथेन का फॉर्मेशन देखेंगे। पिछले क्लास में मिथेन देखे थे, इस बार इथेन देखेंगे। यहाँ तक नोट करिए जब तक हम रिकॉर्डिंग देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, कुछ नहीं कटा है, हो गया, मिटा दें? चलो मिटा देते हैं। एक और दिखाते हैं, मजा आएगा आप लोग को। मजा क्या आएगा? कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होता है। नीचे का भी इरेज कर देते हैं। हो गया, चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद क्या देखते हैं? फॉर्मेशन ऑफ इथेन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इथेन देखते हैं। जैसे मीथेन होता है उसी तरह से इथेन होता है, उसी तरह से प्रोपेन होता है, उसी तरह से ब्यूटेन होता है। इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है ये सब चीजों के बारे में, ठीक है। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, मतलब इसके अंदर 2 कार्बन होता है और 6 हाइड्रोजन होता है। देखो फॉर्मेशन इसका किया कैसे जाता है। सबसे पहले कार्बन देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, KLM। के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 रह सकता है, 2 यहाँ बैठा दिए। एल के अंदर कितना जाएगा? 4 से ज्यादा तो जाने वाला है नहीं, 2 यहाँ चला गया, 4 इसके पास गया, 4 तो 6 हो गए, ठीक है। बात कर लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह कितना सकता है? 2, मतलब इसके पास 2 रह सकता है, एक ही है, तो फाइनली 1 इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इसके बाद देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना? तो कार्बन का तो 4 है, कार्बन का तो 4 है, लेकिन इसके पास बेचारे के पास कितना है? 1 है। हाइड्रोजन के पास कितना है? 1 है। मतलब अगर पूछेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो देखो कितना होगा। अगर बात कर लेते हैं कार्बन का, तो कार्बन के केस में कितना है? 0,4, मतलब 4 है। हाइड्रोजन के केस में कितना है? 0,1, मतलब 1 है। अब देखो किस तरह से यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और किस तरह से बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं। कौन सी बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है इथेन के अंदर। समझना, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हमारा कार्बन आ गया, प्यारा सा कार्बन, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें पार्टिसिपेट करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे लगा देते हैं 1 2 3 4। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेचारे के पास, ऐसे करके इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। बात आता है हाइड्रोजन का। कितना हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखो कैसे कैसे यहाँ पे कहानी बनेगा। देखो एक हाइड्रोजन इधर से आ गया अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर से आ गया अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के, एक हाइड्रोजन इधर से पहुंचा अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के, 3 हाइड्रोजन इसके पास चला आया। बचा हुआ 3 हाइड्रोजन कहाँ जाता है? इसके पास चला जाता है, ऐसे करके यहाँ आ गया, फिर से यहाँ आ गया और फिर से यहाँ आ गया, ठीक है। आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ाया गया था कि या तो कोई एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है स्टेबिलिटी के लिए, या तो वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। जो आपका हाइड्रोजन होता है वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है और हाईली स्टेबल हो जाता है। स्टार्टिंग में हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था,
लेकिन इसने कार्बन को कहा कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ क्या कर दो, शेयर कर दो, ताकि हम भी क्या हो सकें, स्टेबल हो सकें। बोला ठीक है, कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बेचारा कर दिया ऐसे करके शेयर। इतना करने के बाद जो आपका हाइड्रोजन था इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। इसका ड्यूप्लेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ड्यूप्लेट कंप्लीट होते ही बेचारा क्या हो गया, काफी ज्यादा स्टेबल हो गया। उसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन भी कार्बन को कहा अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करो, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। इसका भी ड्यूप्लेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इधर का जो भी हाइड्रोजन था वो भी क्या कहा कि ड्यूप्लेट मेरे साथ क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। क्या कर दो बाबू, कंप्लीट कर दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इधर का भी कंप्लीट कर दिया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे कंप्लीट कर दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना? इधर भी ये वाला भी कंप्लीट करवा लिया अपना ड्यूप्लेट, ये वाला भी क्या कर लिया, कंप्लीट करवा लिया। यहाँ पे देखो इस वाले हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। सबका ड्यूप्लेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना? अब बारी है किसका, कार्बन का। किसका बारी है, कार्बन का। कार्बन देखो, कार्बन भी उतना अच्छा थोड़ी है। कार्बन देखा कि जब हाइड्रोजन कहा हमको इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए, तो हम भी हाइड्रोजन को कहते हैं कि हमारे साथ क्या कर लो, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लो। बेचारा ये वाला हाइड्रोजन इन तीनों को कहता है कि तुम तीनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मेरे साथ क्या करो, शेयर करो। बेचारा तीनों हाइड्रोजन क्या होता है, राजी हो जाता है। अगर तीनों हाइड्रोजन राजी हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए, तो इस वाले कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अभी भी इसको एक इलेक्ट्रॉन कम रहा है। क्या हो रहा है, कम रहा है। अब ये कहां जाएगा, इस वाले कार्बन के पास, ठीक है। और कहेगा कि तुम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना बाबू, मेरे साथ शेयर कर दो। ये भी कार्बन कहता है चलो अच्छी बात है, कर देते हैं, क्या दिक्कत की बात है, भाईचारा बना रहेगा, दोनों तो कार्बन ही है। ये करता है क्या, शेयर कर देता है। शेयर करता है कुछ ऐसे करके, शेयर हो गया। शेयर होते ही कहानी क्या हो गया, ये कार्बन स्टेबल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। बेचारा बढ़िया स्टेबल हो गया। इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब देखता है इधर वाला कार्बन कि इधर वाला तो स्टेबल हो गया, हमको भी स्टेबिलिटी चाहिए। बोला ठीक है। ये भी कहा सब हाइड्रोजन को कि तुम भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो। सब तैयार हो गया। अगर सब तैयार होगा तो इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम रहा था, कहाँ गया, बगल वाले कार्बन के पास गया। कहा तुम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला, वो मेरे साथ शेयर कर दो। मेरे साथ क्या कर दो, शेयर कर दो। बोला ठीक है, कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कुछ इस तरह से हुआ, ऐसे। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, और जिसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए था उसका ड्यूप्लेट भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, समझिएगा, समझिएगा कैसे कैसे खेल हुआ है। ये तुम्हारा पहला कार्बन, ये तुम्हारा दूसरा कार्बन। अगर इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन में देखें तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन तो शेयर हुआ है, और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ है। मतलब इस वाले कार्बन के केस में और इस वाले कार्बन, मतलब ये दोनों कार्बन एटम के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हमने यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। इसके बाद देखो इधर, यहाँ पे इस वाले कार्बन के बीच और इस वाले हाइड्रोजन के बीच कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, एक एक हाइड्रोजन शेयर, सॉरी, इस वाले कार्बन के बीच, इस वाले हाइड्रोजन के बीच कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यही होता है तुम्हारा मिथेन। क्या होता है बाबू, सॉरी, हाँ, यही यही होता है तुम्हारा इथेन होता है। मिथेन तो CH4 होता है ना। ये होता है तुम्हारा क्या, इथेन। क्या होता है, इथेन। हमेशा याद रखिएगा, जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा होता है। कैसा होता है, सिग्मा होता है। यहाँ पर तो हर जगह एक ही बॉन्ड बनवे किया है। मतलब ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, 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 ये भी सिग्मा। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। मतलब यहाँ पे पूछेगा आपसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपसे क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है कितना, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7।
कितना है 7 है, ठीक है। इसी तरह से पूछ सकता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, क्या पूछ सकता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पे पाई बॉन्ड कहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे पूछेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो आंसर कितना आएगा 0, 0 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। याद रखिएगा जो तुम्हारा C2H6 मतलब जो इथेन होता है वो फाइनली इस तरह से बॉन्डिंग बना रहा होता है, और इसी को हम लोग सिंपल क्या लिख देते हैं C2H6। अब बताओ जब इसका बॉन्डिंग किया तो हमें पता चल गया इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। और क्योंकि इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है इसलिए कैसा कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। इसीलिए कैसा कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। कोवैलेंट कंपाउंड को और क्या कहते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, नॉन आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। नॉन आयनिक कंपाउंड इसे हम कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है किसका, इथेन का। किसका फॉर्मेशन होता है, इथेन का। उसके बाद पूछ सकते हैं यहाँ पे किस तरह का कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे तुम्हारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। हेयर 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 all single covalent bond is present। इसको इधर ही लिखते हैं, हो सकता है नीचे कट रहा होगा। कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, यहाँ पे सभी के सभी कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही क्या है, प्रेजेंट है। ये पॉइंट बना के आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन आमतौर पे कभी भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाला नहीं है। कहीं पे लिख देते हैं, जब आपका कार्बन होता है हमेशा कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नोट, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स द कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दे जनरली they never forms the ionic, या तो फिर क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जनरली। जब आपका कार्बन होता है हमेशा कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये जनरली तुम्हारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी करने वाला नहीं है। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। जब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हो गया, नोट करो, आगे चलते हैं। मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है कार्बन का टेट्रावैलेंट नेचर। कौन सा नेचर, कार्बन का टेट्रावैलेंट नेचर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो तुम्हारा कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट नेचर का होता है, और ये जो तुम्हारा कार्बन का टेट्रावैलेंट नेचर होता है इसे टेट्रावैलेंसी के नाम से भी जानते हैं। अगला समझना, कार्बन इज, पूरा समझाते हैं टेट्रावैलेंट नेचर क्या होता है, स्टार देके लिखना। कार्बन इज टेट्रावैलेंट
इन नेचर। कार्बन कैसा नेचर का होता है? टेट्रावैलेंट नेचर का होता है। वी कैन ऑल्सो से दैट कार्बन शो टेट्रावैलेंसी। जो तुम्हारा कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट नेचर का होता है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंसी होता है। कैसा होता है? टेट्रावैलेंसी होता है। या हमें कहना चाहिए कार्बन टेट्रावैलेंसी को शो करता है। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। और टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन also called टेट्रावैलेंसी। तो हमेशा याद रखना जो तुम्हारा कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट नेचर का होता है। ठीक है, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कार्बन क्या शो करता है? टेट्रावैलेंसी शो करता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपका कार्बन का टेट्रावैलेंट नेचर होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंसी कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। एक्चुअल में होता है कि आप सभी लोगों को पता है अब तक कि जो तुम्हारा कार्बन होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। केवल और केवल 4 होता है। जब तक कोई दूसरा कार्बन एटम या फिर कोई दूसरा एटम उसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा तब तक उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब कोई दूसरा एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कार्बन का क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट कार्बन हैव 4 वैलेंसी। इसलिए हम कह सकते हैं कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। एक बार फिर से, कार्बन कैसा होता है? टेट्रावैलेंट नेचर का होता है। मतलब कार्बन टेट्रावैलेंसी को शो करता है। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं जो टेट्रावैलेंट नेचर होता है कार्बन का उसी को क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंसी कहते हैं। देखो समझना, एक्चुअली outer most orbit of carbon have only 4 electron कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। so they complete its own octet when any other atom share its own electron with कार्बन। इसीलिए कार्बन अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। जब कोई दूसरा एटम या फिर कोई दूसरा कार्बन एटम इसका साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तब इसका क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। आगे चलना। अब देखो कार्बन को क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चाहिए, चाहे जैसे भी हो जाए। ठीक है, हम तो यही बताए थे ना कि वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए या फिर जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाए, क्या करने में? ऑक्टेट कंप्लीट करने में या फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट करने में, वही उसका क्या होता है? वैलेंसी होता है। यहाँ पे कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 4 ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब कहीं ना कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। और ये जो तुम्हारा कार्बन है ये हमेशा वैलेंसी 4 ही शो करता है। या फिर कह सकते हैं जो आपका कार्बन है हमेशा 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए हम कहते हैं कार्बन टेट्रावैलेंट नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? कार्बन टेट्रावैलेंट नेचर का होता है। एक्चुअली आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ कार्बन हैव ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो they complete its own octet when any other atom share its own electron with carbon। मतलब ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? जब कोई दूसरा एटम इसके साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तब। here they need 4 more electron। here they need 4 more electron
to complete its on octet and hence the valency of carbon इज 4। इसीलिए जो तुम्हारा कार्बन का वैलेंसी होता है वो हमेशा कैसा होता है, 4 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन हमेशा 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। दैट मीन्स कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कार्बन हमेशा 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और कार्बन का ये नेचर है एंड दिस नेचर ऑफ कार्बन called tetravalent nature of कार्बन। और इसी नेचर को हम क्या कहते हैं, टेट्रावेलेंट नेचर कहते हैं। किसका, कार्बन का। और टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, कार्बन का टेट्रावेलेंसी भी कहा जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना, आगे चलना। बात आता है, थोड़ा सा और समझना है। चलो थोड़ा सा और समझाते हैं एग्जाम्पल तौर पे। ये तुम्हारा कार्बन है, ये तुम्हारा क्या है बाबू, कार्बन है। ठीक है, कार्बन कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। एक इधर कर सकता है, एक इधर कर सकता है, एक इधर कर सकता है, एक इधर कर सकता है। ठीक है, यही जो तुम्हारा 4 सॉलिड लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, ये बॉन्ड है। क्या है, बॉन्ड है। या फिर कह सकते हैं यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो तुम्हारा 4 सॉलिड लाइन दिख रहा है, किसके अंदर, कार्बन के अंदर। किसके अंदर, कार्बन के अंदर। ये क्या डिनोट कर रहा है, वैलेंसी को डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है, वैलेंसी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, these 4 solid lines represent the valency of कार्बन। तो दिक्कत यहां तक, ये जो तुम्हारा 4 सॉलिड लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन के वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, कुछ इसी में बताते हैं। चलो यहां तक मिटाते हैं, नीचे तक, यहां तक। चलिए देखिएगा, चलो देखना, ये तुम्हारा ऐसे बना हुआ है। 4 सॉलिड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन के वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। चारों के चारों जो सॉलिड लाइन है, ये एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है। एक्चुअली ये कुछ ऐसे होते हैं। एक्चुअली ये कुछ ऐसा होता है, एक ऊपर, बीच में कार्बन, एक इधर, एक इधर, एक इधर। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। इस शेप को टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। कौन सा शेप कहते हैं, टेट्राहेड्रल शेप। कौन सा शेप, टेट्राहेड्रल शेप। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अगर शेप की बात करेंगे तो इस शेप को टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं, टेट्राहेड्रल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी तुम्हारा कार्बन जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, या फिर हमें कहना चाहिए 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, तो उसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। इसी तरह से कुछ और भी टर्म है जो एज सच एज अभी कि आप लोग को क्या करना है, रट जाना है, क्लास 11th में सीखना ये सब क्या होता है। उसी तरह से यहाँ पे पूछेगा ज्योमेट्री। क्या पूछेगा, ज्योमेट्री पूछेगा। तो इसका ज्योमेट्री भी कैसा होता है, टेट्राहेड्रल ही होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रली होता है। ठीक है, इसका ज्योमेट्री भी कैसा होता है, टेट्राहेड्रली होता है। उसी तरह से इसका पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन, HYBRI हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा वो कितना होता है, sp3 होता है। क्या होता है, sp3 होता है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी तुम्हारा कार्बन 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो वो एक्चुअल में कुछ इस तरह से क्या होता है, अरेंज होता है। ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, ये तुम्हारा इधर हो गया एक और मार्कर, कुछ और नहीं, स्टिक टाइप का, इनको देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक हमें छोटा सा टाइल्स का टुकड़ा मिला है। ये कुछ ऐसा होता है, ये बीच में आपका कार्बन है, एक ऊपर बॉन्ड बनाएगा, एक नीचे बनाएगा और एक ऐसे बनाएगा, ऐसे करके। ठीक है, ये बिल्कुल ट्राइपॉड वाला जो स्टैंड देखे ना, कैमरा स्टैंड, बिल्कुल उसी तरह का होता है। इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। कौन सा शेप कहते हैं, टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आता है इस केस में, किसका, कार्बन का, वो sp3 आता है। कैसा आता है, sp3 आता है। इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन आता है किसका, कार्बन का, वो sp3 आता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग को एज सच क्या करना है, रट जाना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। वेन, मेरा हाथ गंदा हो गया, रुको थोड़ा सा। चलो, हमेशा ध्यान रखना, वेन कार्बन फॉर्म्स द 4 single covalent bond, then its geometry will be tetrahedral। तो इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर जो तुम्हारा बॉन्ड होता है, यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड होता है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, ये जो चारों सॉलिड लाइन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो तुम्हारा चारों सॉलिड लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन के वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब रिएक्शन करने का जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। अब अगर रिएक्शन करने का क्षमता ये है तो कहीं ना कहीं यहीं पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। मतलब ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा चारों सॉलिड लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो दो बॉन्ड के बीच का एंगल होता है इसे बॉन्ड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। वो कितना होता है, 109.5 डिग्री। कितना होता है, लगभग 109.5 डिग्री। मतलब हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारा ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, हियर द एंगल बिटवीन, ये सब डाटा एज सच एज आप लोग को याद कर लेना है। हियर द एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड, टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज एप्रॉक्स का मतलब होता है लगभग, एप्रॉक्स 109.5 डिग्री। यहाँ पर जो तुम्हारा दो बॉन्ड के बीच का एंगल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। दो एंगल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, लगभग 109 डिग्री, 109.5 डिग्री। कितना होता है, 109.5 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इसके बाद थोड़ा समझते हैं वैलेंसी को। किसको समझते हैं, वैलेंसी को समझते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं थोड़ा सा वैलेंसी को। पहले से भी आता था, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फील ले लेते हैं किसका, वैलेंसी का।
किसका, वैलेंसी का, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं सोडियम का, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या बन के आएगा, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, ठीक है। के में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं से अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। या फिर कहीं से अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो भी इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट कर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये अपना ऑक्टेट 2 तरीके से कंप्लीट कर सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेकर के, ठीक है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो भी ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आसान क्या है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। कोई दिक्कत है, यहाँ तक नहीं ना। ये बेचारा अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और फाइनली अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। और यही एक इसका क्या होता है, वैलेंसी होता है। क्या होता है, वैलेंसी होता है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई लूज कर सकता है या फिर गेन कर सकता है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और वही क्या कहलाता है, वैलेंसी। क्या कहलाता है, वैलेंसी, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं सोडियम, सोडियम को शॉर्ट में लिख ले Na, सोडियम लूज इट्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, टू कंप्लीट इट्स ऑन ऑक्टेट, एंड हेंस इट्स वैलेंसी। इसीलिए इसका जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, 0 1 होता है। इसीलिए इसका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये तो तुम्हारा सोडियम हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, सोडियम हो गया। इसके बाद देख लो तुम फ्लोरीन को देख लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाँ सही है, कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या होगा, 2 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया। ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर सकता है, कैसे, सातों इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। क्या कंप्लीट करना ज्यादा अच्छा होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना ज्यादा अच्छा होता है, किसके तुलना में, ड्यूप्लेट के तुलना में। मतलब ये बेचारा क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये क्या करेगा, गेन करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कहाँ गेन करेगा, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में गेन करेगा। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर लूज करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरीन ये क्या करेगा, फ्लोरीन गेन द फ्लोरीन फ्लोरीन गेन द 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन to complete its own octet and hence its valency, VALENCY, and its valency से क्या होगा, 0 1 होगा। इसी इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ तक नहीं ना। इसी तरह से बात कर लेते हैं कार्बन का एक बार फिर से, क्योंकि चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन इट्स कंपाउंड। एटॉमिक नंबर 6, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये भी क्या कर सकता है, अपना ड्यूप्लेट भी कंप्लीट कर सकता है, अपना ऑक्टेट भी क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ये कंप्लीट क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि अभी आप लोग को पढ़ाया था कि ऑक्टेट कंप्लीट करना ज्यादा अच्छा होता है, किसके तुलना में, ड्यूप्लेट के कंप्लीट करने के तुलना में, ठीक है। लेकिन सबसे खास बात क्या है, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ना ही तो 4 इलेक्ट्रॉन पूरा तरह से गेन कर पाता है, ना ही तो अपना चारों इलेक्ट्रॉन पूरा तरह से लूज कर पाता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कार्बन अपना चारों इलेक्ट्रॉन पूरा तरह से लूज करेगा तो इसका क्या कंप्लीट होता है, ड्यूप्लेट, और उस समय बेचारा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर कहीं से कार्बन तुम्हारा 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है, तो इसका क्या कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और उस समय भी ये काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। लेकिन ना ही तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता है, ना ही तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को ये बेचारा गेन कर पाता है। ये करता है क्या, शेयरिंग करता है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयरिंग करता है। कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, ठीक है। दे neither gain the 4 electron
इलेक्ट्रॉन nor lose the 4 electron completely, nor lose the 4 electron completely, COMPLETLY, nor lose the 4 electron completely, ये ना ही तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है, ना ही तो 4 इलेक्ट्रॉन को पूरा तरह से लूज कर पाता है। they sharing the 4 electron, they sharing the 4 electron to complete its own octet, and hence its valency will be 4, और इसी इसका वैलेंसी क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कोई भी एटम जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या तो लूज करेगा वही उसका क्या कहलाता है वैलेंसी कहलाता है। यहाँ पे जो तुम्हारा सोडियम था अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यही इसका क्या बन गया वैलेंसी बन गया। जो आपका फ्लोरीन था वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, वही इसका क्या बना वैलेंसी। या फिर कोई एटम जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है वही उसका क्या बनता है वैलेंसी। जो तुम्हारा कार्बन था अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होकर काफी स्टेबल हो जाता है। उसी तरह से अगर तुम्हारा कार्बन कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन पूरा तरह से गेन कर लेता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और उसमें ये बेचारा काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये ना ही तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है ना ही तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाता है। ये क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, और क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया इसीलिए इसका वैलेंसी कितना होता है 4 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। तो ये तो हमारा आज का क्लास, कल से स्टार्ट करते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।